हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं BPHE 106 थर्मोडायनामिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, जिसका हमने फर्स्ट यूनिट तो कंप्लीट कर लिया था। आज हम करने वाले हैं यूनिट नंबर 2, जिसका टाइटल है मॉलिक्यूलर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी है उसको फाइंड करेंगे, बट एज अ फंक्शन। अब इसका क्या मतलब है, आइए समझते हैं। तो इतना तो हमें फर्स्ट यूनिट से ये पता चल गया कि जो गैशियस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडमली मूव करते हैं। क्योंकि वो रैंडमली मूव करते हैं तो वो दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ भी कोलाइड करेंगे, कोलिजन होगी, टकराएंगे। और उसके साथ साथ जिस कंटेनर में उसको डाला गया है उस कंटेनर की वॉल्स के साथ भी टकराएंगे, वहां भी कोलिजन होगी, जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो इसका मतलब है टेम्परेचर जो है इंक्रीज करता है जैसे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है। तो इससे हमें ये पता चला था कि हम इसकी हेल्प से वेलोसिटी वेक्टर फाइंड कर सकते हैं, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड कर सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड भी और उसका डायरेक्शन भी। लेकिन क्वेश्चन अराइज होता है कि गैस मॉलिक्यूल्स में तो कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्या हम एक एक मॉलिक्यूल का वेलोसिटी वेक्टर फाइंड कर सकते हैं, क्या उसका एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ तो हमें पता है कि जो पार्टिकल्स, जो मॉलिक्यूल्स हैं तो बहुत ज़्यादा नंबर में हैं और वो रैंडम है बिल्कुल। तो उस टाइम क्या हम फाइंड कर सकते हैं, इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट। तो इसको सॉल्यूशन में लाया था बाय मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन। मैक्सवेल ने इसका थ्योरी दी और इसके रिगार्डिंग डेरिवेशन दी, और यही थे जिन्होंने इसको सॉल्व करा, जिसका नाम है, आजकल हम पढ़ते हैं का किस टॉपिक के साथ, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले मैक्सवेल के द्वारा ली गई कुछ एजम्पशन, क्या उन्होंने क्या क्या एज्यूम किया था वो हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले एज्यूम किया गया था कि जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करेंगे विद ऑल वेलोसिटीज। विद ऑल वेलोसिटीज मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वो अनसिमेट्रिकल है। इसका क्या मतलब, अनसिमेट्रिकल का मेरे कहने से ये मतलब है कि उसकी जो वेलोसिटी होगी उसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू सेम नहीं होगी, सिमेट्री नहीं है। मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी हो सकती है। अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करें, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात करें, तो जो मॉलिक्यूल है, नो मॉलिक्यूल कैन मूव विद इनफाइनाइट और जीरो वेलोसिटी। और उसके साथ साथ देयर इज नो मास मोशन, मास मोशन नहीं है। और अगर कन्वेंशन करंट की बात करें, देयर इज नो कन्वेक्शन करंट इन द बॉडी ऑफ अ गैस। इसका मतलब एज लॉन्ग एज देर इज नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, दिस एजम्पशन इज क्वाइट जस्टिफाइड। ये तब नो मास एक्शन, नो कन्वेक्शन करंट, ये तब तक वैलिड है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स उस सिस्टम पे नहीं लगाया जाता। अब बात करें प्रोबेबिलिटी, मतलब कि जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा ये बताया गया कि हम सभी मॉलिक्यूल्स की जब वेलोसिटी वेक्टर तो नहीं फाइंड कर सकते, लेकिन उसको फाइंड करने के लिए हम रेंज फिक्स कर सकते हैं। रेंज कैसे कि इतनी सपोज कीजिए ए से लेकर बी जो वैल्यू है वहां तक कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उस रेंज में फॉल करते हैं। तो ऐसे हम उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं ग्राफ के साथ, कि जितनी ज़्यादा ग्राफ की पीक आएगी कि उसका उससे मतलब होगा कि उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, मतलब कि प्रोबेबल वैल्यू फाइंड करी गई थी। तो जो प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी दैट अ मॉलिक्यूल विद इन द एक्स वेलोसिटी कंपोनेंट, अगर वी एक्स वेलोसिटी कंपोनेंट है, आफ्टर अ लार्ज नंबर ऑफ कोलिजन इट विल बी इंडिपेंडेंट टू द अदर टू कंपोनेंट्स। मतलब कि जो एक्स एक्सिस में के अलोंग जो वेलोसिटी वेक्टर्स होंगे उनका कोई लेना देना नहीं होगा विद वाई एंड जेड डायरेक्शन में। द प्रोबेबिलिटी दैट अ मॉलिक्यूल सेलेक्टेड एट रैंडम, सपोज कीजिए हमने कोई रैंडमली कोई अगर सेलेक्ट कर लिया है मॉलिक्यूल जिसका हमें कोई पैरामीटर या वेलोसिटी वेक्टर फाइंड करना है, तो उसके अलोंग जो प्रोबेबिलिटी है इन एनी गिवन रेंज, जो भी रेंज हमने फिक्स करी होगी, इट इज प्योरली ऑफ द, इट इज अ फंक्शन प्योरली ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। उसका प्योरली मैग्नीट्यूड होगा वेलोसिटी वेक्टर का।
द गैस मॉलिक्यूल हैज़ नो वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी। ये तो हमें पता है, ये तो हमने पढ़ा है काइनेटिक इंटरप्रिटेशन में कि इनमें जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनमें ये दोनों टाइप्स की एनर्जी एसोसिएट नहीं होती है। अब बात करते हैं assumption के बाद वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैसे फाइंड करा। सपोज कर लीजिए एक बॉक्स है, एक क्यूब है जो कि वेसल है जिसमें गैस को फिल किया गया है, उसमें ऑब्वियसली गैसियस मॉलिक्यूल्स होंगे। सपोज कीजिए टोटल जो रैंडमली मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं उनका नंबर है कैपिटल N, वो वेसल में है। द वेलोसिटी वेक्टर मॉलिक्यूल हैव कॉमन ओरिजिन, उनका कॉमन, जिनका कॉमन ओरिजिन है जहां से वो स्टार्ट हो रहे हैं कॉमन ओरिजिन है, तो अगर उसकी वेलोसिटी कंपोनेंट्स की बात करें वो एक्स एक्सिस के अलोंग भी होगा। जैसे कि यहाँ पे ये जो ए डायग्राम दिखाई गई है ये उस टाइम है जब मॉलिक्यूल रैंडमली मोशन मूव कर रहे हैं इन ऑल द डायरेक्शन। उनका कॉमन ओरिजिन है। कॉमन ओरिजिन की अगर बात करें तो यहाँ पे एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी है, जेड एक्सिस भी है, मतलब कि तीनों एक्सिस विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो सपोज कीजिए हमें वेलोसिटी वेक्टर जो है इस बॉक्स के जिस अलोंग जो फाइंड करना है वो दैट इज वी वेक्टर, ठीक है, दैट इज वी वेक्टर। तो यहाँ पे अगर चेंज होगा इसमें रेंज कौन सी फाइंड करेंगे, फ्रॉम वी से लेकर वी प्लस डी वी, इस रेंज तक हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो वेलोसिटी वेक्टर होगा एक्स एक्सिस के अलोंग उसको लिखेंगे वी एक्स के साथ, जो वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी कंपोनेंट होगा उसे लिखेंगे वी वाई के साथ, जो वेलोसिटी कंपोनेंट जेड एक्सिस के अलोंग होगा उसे लिखेंगे वी जेड। तो ये तो हमें पता है कि जो वी स्क्वायर है इट इज द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल थ्री वेलोसिटी कंपोनेंट्स, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप याद रखें, आगे काम आएगा। अब बात करते हैं नंबर ऑफ वेलोसिटी वेक्टर्स। अब हम जो बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो वॉल्यूम है इस पूरे पूरे क्यूब की, तो दैट इज वी वेक्टर की बात कर रहे हैं। तो अलोंग डी वी वेक्टर क्या होगा, अलोंग ऑल द एक्सिस, कौन सा, डी एक्स वाई, डी वी एक्स, डी वाई वी वाई, डी वी जेड, मतलब तीनों डी वी एक्स, डी वी वाई एंड डी वी जेड, तीनों एक्सिस में गिव्स द एवरेज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये एक एवरेज वैल्यू देगा। अब ये जो वेलोसिटीज लाई करेंगी उसकी हम लिमिट क्या बोली थी कि लिमिट हम फिक्स कर लेते हैं, एक रेंज बना लेते हैं। वो रेंज क्या होगी, वी वेक्टर से लेकर वी प्लस डी वी वेक्टर तक। अब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑल द कंपोनेंट्स, ये जो कंपोनेंट्स जो हमने एक रेंज फिक्स करी है उसमें एक्स एक्सिस के अलोंग होंगे, कुछ वाई एक्सिस के अलोंग, कुछ जेड एक्सिस के अलोंग मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होंगे साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे। तो उस टाइम जो चेंज होगा वो रेंज होगा अलोंग एक्स एक्सिस, वो क्या होगा वी एक्स से लेकर वी एक्स प्लस डी वी एक्स तक। वाई एक्सिस के अलोंग क्या होगा, वी वाई से लेकर वी वाई प्लस डी वी वाई। एंड जेड एक्सिस के अलोंग होगा वी जेड से लेकर वी जेड प्लस डी वी जेड तक। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम एक्स एक्सिस के अलोंग देख लेते हैं। तो चेंज क्या होगा, इट इज अ फंक्शन। हमने ये अज्यूम किया था, जो अजम्पशंस थी उसमें ये पॉइंट था कि हम इसे जो रेंज होगी इट इज अ फंक्शन ऑफ प्योरली वेलोसिटी कंपोनेंट्स मैग्नीट्यूड। तो इसलिए हमने ये फंक्शन ले लिया वेलोसिटी वेक्टर, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग था तो हमने यहाँ पे लिख दिया फंक्शन ऑफ वी एक्स डी वी एक्स। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब नंबर हम देख रहे हैं, जो रेशियो है दैट इज टोटल नंबर, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जो रेंज है अलोंग वी एक्स कॉम्पोनेंट के अलोंग जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे टू द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब ये कौन सी रेंज है, जो सिर्फ वी एक्स के अलोंग नंबर होंगे मॉलिक्यूल्स के। तो ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इट इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ दिस, ठीक है। तो यहाँ पे जो n टर्म है उसको हम राइट साइड ले आते हैं तो हमारे पास इक्वेशन नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को फाइंड करेंगे। इस फंक्शन को फाइंड करेंगे क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, इसको फाइंड कर लेंगे। तो उसके बाद वाई एक्सिस के अलोंग फाइंड कर लेंगे, फिर जेड एक्सिस के अलोंग फाइंड कर लेंगे, फिर उन सब वैल्यूज को जो होंगी वो उसको कंबाइन कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी। यहाँ पे ये जो सभी टर्म्स हमने लिखी हैं, दिस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अलोंग वी एक्स कॉम्पोनेंट, और यहाँ पे n इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये जो रेशियो है, ये रेशियो क्या देगा हमें,
प्रोबेबिलिटी दैट अ मॉलिक्यूल विद एक्स एक्सिस, अभी हमने बोला था एक्स एक्सिस के अलोंग कितने होंगे टू द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये रेशियो हमें वो प्रोबेबिलिटी दे देगा। तो यहाँ पे जो तीनों टर्म्स हैं यहाँ से हम बोल रहे हैं कि तीनों ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं और इंडिपेंडेंट है, तो इसका मतलब जो वी एक्स कॉम्पोनेंट होगा, अभी अलग अलग क्यों निकाल रहे हैं हम, क्योंकि हमें ये पता है कि दीज आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, तो इसका मतलब जो वी एक्स कॉम्पोनेंट होगा उसका वी वाई और वी जेड कॉम्पोनेंट पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा। टोटल नंबर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विद वेलोसिटी कंपोनेंट, जो रेंज किस में है, ये तो था एक्स एक्सिस के अलाउंग जिसको हमने लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 के साथ, ठीक है। अब इसी को अगर वाई एक्सिस के अलाउंग जेड एक्सिस के अलाउंग देखेंगे तो सिर्फ क्या चेंज होगा, वी एक्स की जगह वी वाई आ जाएगा और यहाँ पे वी एक्स की जगह वी वाई और यहाँ पे भी, तो हम क्या लिखेंगे वाई एक्सिस के अलाउंग जहाँ पे एक्स था वहां पे वाई डाला सिर्फ, अब जेड एक्सिस के अलाउंग जहाँ पे वाई है वहां पे जेड डाल दिया। दिस इज 3 इक्वेशन, दिस इज 4th, यहाँ तक पहुंच गए। अब हम फाइंड करेंगे क्योंकि probability for a molecule to simultaneously have velocity components range from this and this, तो इसका मतलब probability को कैसे फाइंड करेंगे, जहां पे हमने इक्वेशन सेकंड में लिखा था dnvx, तो अगर हमें उसको तीनों एक्सिस के अलोंग लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, dnvx dnvy dnvz, तो इसीलिए यहाँ पे लिख दिया d क्यूब d3 and vx vy vz to the total number, this is the probability along all the axes and this is the function of इस, अब क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 2 में आपको दोबारा दिखा देती हूं, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 तीनों को कंबाइन करना है। जस्ट देखिए यहाँ पे कंबाइन करा, एन हमने लेफ्ट साइड ही रखा और यहाँ पे देखिए एक्स कंपोनेंट का फंक्शन, वाई जेड का dvx dvy dvz, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली हैविंग वेलोसिटी गिवन बाय, कुछ नहीं करना है, बस जो लेफ्ट हैंड साइड जो n था उसको राइट हैंड साइड लिया, दिस इज इक्वेशन नंबर 6। अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया। अगर हम बात करेंगे डेंसिटी के, एक पर यूनिट वॉल्यूम में जो रेंज हमने फिक्स करी है उस रेंज में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के अलोंग डेंसिटी कितनी है मॉलिक्यूल्स की, तो डेंसिटी कैसे फाइंड करेंगे, द नंबर, और यहाँ पे जो नंबर है टोटल डिवाइडेड बाय इट्स वॉल्यूम फैक्टर, कैसे डी एन वी एक्स वी वाई वी जेड अपॉन डी वी एक्स डी वी वाई डी वी जेड, ठीक है। तो इस इक्वेशन को लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 7। अब हमें जो हमने इक्वेशन नंबर 6 एंड 7 यूज करी थी उसको कंबाइन करेंगे। कंबाइन क्या करना है हमें कि जहां पे जो d3n vx vy vz था वहां पे आपको रो, ये कैसे लिखा आपको मैं दोबारा दिखा देती हूँ। इन दोनों एक्सिस इक्वेशंस को आपको यूज करना है। यहाँ पे देखिए अगर इस टर्म के साथ डिवाइड कर दें, इस साइड ले आए तो वो क्या बन जाएगा, रो। यही हमने नेक्स्ट इक्वेशन में लिखा है। जस्ट देखिए यहाँ पे रो आ गया, बाकी सारी वैल्यूज एज इट इज, डी एक्स वाई डी वी एक्स डी वी वाई डी वी जेड वो तो लेफ्ट साइड ही आ गया था, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गई। क्योंकि वेलोसिटी स्पेस जो है इट इज एज्यूम टू आइसोट्रोपिक इन ऑल द डायरेक्शन, तो जो डेंसिटी होगी वो भी कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब यहाँ पे डेंसिटी की बजाय हम एक कांस्टेंट वैल्यू लगा देते हैं, वो कौन सी भी लगा सकते हैं, करंट डेंसिटी लगा सकते हैं, एन जे, मतलब कि यहाँ पे जो एन तो एज इट इज रखा, इस टर्म को हम चेंज कर सकते हैं जी जे वी वेक्टर के साथ, क्योंकि तीनों एक्सिस में आइसोट्रोपिक है। आइसोट्रोपिक का मतलब होता है जो फंक्शन होगा, जो प्रॉपर्टीज होंगी वो आइसो का मतलब होता है सेम, ट्रॉपिक का मतलब होता है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन सेम हो तो हम उसको बोलते हैं आइसोट्रोपिक, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा क्योंकि तीनों एक्सिस के अलोंग आइसोट्रोपिक था इसलिए हमने तीनों एक्सिस की बजाय क्या लिख दिया, सिंपल वी वेक्टर, ठीक है। अब फंक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो इसका स्क्वायर होगा ऑब्वियसली। दिस इज इक्वेशन नंबर 8। अब ये जो इक्वेशन है इट होल्ड्स फॉर अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ वी वेक्टर। अभी हमने फर्स्ट इक्वेशन जो यूज करी थी, मैंने बोला था आपको याद रखना होगा, तो अगर हम यहाँ पे v लिख रहे हैं तो यहाँ पे अगर तीनों एक्सिस को लिखना हो तो कैसे लिखोगे, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर, इट इज कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्योंकि हमने बोला है कि ये कॉन्स्टेंट है, इट मीन्स दैट आफ्टर अ लार्ज नंबर ऑफ कोलिजन्स के बाद फिर भी जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगी वो आइसोट्रोपिक ही रहेगी। अगर कोई चेंज नहीं है, प्रॉपर्टीज सेम है, जो चीज सेम है अगर उसका डिफ्रेंशिएशन करोगे, कोई चीज कांस्टेंट है
कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपको पता है वो 0 होता है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा कि इसका जो वैल्यू होगा, जो कि इस डिफरेंशिएशन का वैल्यू होगा, वो उसमें कोई चेंज ही नहीं है, तो ये वैल्यू तो 0 आनी चाहिए। इसलिए यहाँ पे हमने लिखा है डी वी फंक्शन ऑफ एफ वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इट इज अनदर कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये पता चला कि इस वैल्यू जो है, ये वैल्यू it is isotropic in all the direction, that is why here this differentiation should be equal to 0। अब क्या करेंगे हम, dvx dvy dvz की टर्म्स में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, कर्ली की फॉर्म में। ठीक है, तो कर्ली v x एक्सिस के अलोंग, कर्ली f फंक्शन ऑफ vx डिवाइडेड बाय कर्ली vx इन dvx। एंड ये हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, एक्चुअली हम लेग्रांजेस थ्योरम जो है वो उस थ्योरम को यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो उस थ्योरम के अलावा क्या होता है कि कर्ली फंक्शंस लिखते हैं और साथ उसका कंप्लीट डिफरेंशिएशन फंक्शन लिखते हैं। बाकी जो तीन फंक्शंस होंगे वो एज इट इज कांस्टेंट लिखते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे y फंक्शन है, अभी x एक्सिस के अलाउंग था ये जो कंपोनेंट था पूरा, ये जो टर्म है पूरी ये y एक्सिस के अलाउंग है, जिसमें हमने लिखा है कर्ली एफ वी वाई अपॉन कर्ली वी वाई इंटू डी वी वाई। ठीक है, बाकी x एंड z कंपोनेंट सेम एज इट इज लिखोगे। अब z की बारी है तो x y सेम लिखोगे, बाकी जो z कंपोनेंट है उसको ऐसे कर्ली फॉर्म में डी वी जेड इज इक्वल टू 0। तो इसको लिखना इतना टफ नहीं है। ठीक है, अब क्या करोगे, दिस इज इक्वेशन नंबर 10। अब हमें ये अगर आप देखोगे यहाँ पे वी एक्स कॉम्पोनेंट जिसका डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन, यहाँ पे वाई जेड कॉम्पोनेंट एक्स्ट्रा आ रहे हैं, वाई कॉम्पोनेंट पे एक्स जेड कॉम्पोनेंट, जेड कॉम्पोनेंट में एक्स वाई एक्स्ट्रा आ रहे हैं। तो इसको अगर हमें डिमिनिश करना हो तो क्या करोगे आप एफ वी एक्स वी वाई वी जेड के साथ इस पूरी टर्म को डिवाइड करोगे ताकि ये जो फंक्शंस वाली टर्म है ये खत्म हो जाए। तो देखिए यहाँ पे एक दूसरा रीजन था यहाँ पे इसको डिमिनिश करने का कि क्योंकि ये एक्स एक्सिस में तो हमें वाई और जेड एक्सिस नहीं चाहिए ताकि हम इनको इंडिपेंडेंटली फाइंड कर सकें। इसीलिए यहाँ पे अगर आप डिवाइड करोगे एक्स वाई जेड के साथ, वाई जेड तो कट जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जो एक्स कॉम्पोनेंट है वो बच जाएगा। ऑब्वियसली एक्स कॉम्पोनेंट ही तो है, अगर एक्स टर्म बचती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसीलिए हमने तीनों टर्म्स के साथ डिवाइड करा। तो हर एक स्टेप का एक सिग्निफिकेंस है। तो यहाँ पे हमने करा डिवाइड, तो ये टर्म बच गई, सिमिलरली वाई एक्सिस में, सिमिलरली जेड एक्सिस में। तो दिस इज अनदर इक्वेशन नंबर 11। यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 9 थी, वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर प्लस वी वाई जेड स्क्वायर वाली, ये जो इक्वेशन है ये इट विल वेरी व्हाइल वी वेक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। बोल रहे हैं कि अगर ये कंपोनेंट कांस्टेंट है तो इस टर्म में कोई ना कोई चेंज तीनों में आ सकता है। चेंज आ सकता है तो इसका डिफरेंशिएशन भी करेंगे। डिफरेंशिएशन इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, क्या आएगा, वी एक्स डी वी एक्स वी वाई डी वी वाई वी जेड डी वी जेड इज इक्वल टू 0। ये कैसे आया, ये इक्वेशन नंबर 9 के साथ है। 9th इक्वेशन क्या थी, यहाँ पे वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे 2 आगे आ गया, वी एक्स डी वी एक्स, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, ये जो 2 है कॉमन कीजिए, राइट हैंड साइड लेके जाइए, राइट हैंड साइड तो 0 लिखा हुआ है, ये 0 हो जाएगा। तो बाकी जो टर्म बचे ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 12। तो इसको सोचने की जरूरत नहीं है कि कहाँ से आ गई। ठीक है, ये जस्ट डिफरेंशिएशन किया है क्वेश्चन नंबर 9 में। अब ये जो तीनों टर्म्स हैं, अब जो वी एक्स वी वाई वी जेड कॉम्पोनेंट तो थे म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, बट जो उनका डेरिवेटिव है इट इज नॉट म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। तो दीज टर्म्स आर नॉट इंडिपेंडेंटली म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, ये नहीं होंगी। वी एक्स वी वाई वी जेड हो सकते हैं लेकिन इनके साथ जो टर्म है वो नहीं होंगी। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे एक लेग्रांजिस मेथड, दोबारा हम लेग्रांजिस मेथड यूज करेंगे। क्या करेंगे कि कांस्टेंट जो टर्म होगी उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसके साथ ऐड करेंगे, फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे विद एनी कांस्टेंट और उसको ऐड कर देंगे दूसरी इक्वेशन में। ये होता है लेग्रांजिस मेथड। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन कौन सी हमारे पास, एक तो 12th इक्वेशन है, एक 11th इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशन में अब इस इक्वेशन को किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो इक्वेशन आएगी इसको कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन आएगी उस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 11 में ऐड कर देंगे। ये काम होगा लेग्रांजिस मेथड का। तो अब क्या करेंगे,
यहाँ पे कांस्टेंट जो इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो कांस्टेंट है 2b। अब ये 2b कहाँ से आ गया? अब अगर इस टॉपिक के बाद जो नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वहां पे ये टर्म यूज होगी। अगर मैं यही समझाऊंगी तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो इसीलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको बता रही हूँ, लेकिन इसका भी आपको रीजन मिल जाएगा। तो 2b के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 11th इक्वेशन में ऐड कर देंगे। तो इसको पहले 2b के साथ, इसको भी 2b, इसको भी 2b के साथ, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिया, x कॉम्पोनेंट क्या आ जाएगा, ये कॉम्पोनेंट एज इट इज प्लस 2b vx dvx, ऐसे ही आएगा ना। तो यहाँ पे dvx dvx कॉमन है, देखिए मैंने पहले ही dvx बाहर लिख दिया, ठीक है। जो फंक्शन था 11th इक्वेशन में प्लस 2b vx और dvx कॉमन था। सिमिलरली आएगा v कॉम्पोनेंट, सिमिलरली आएगा z कॉम्पोनेंट विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, 2 स्टेप में भी लिख सकते हो, एक ही स्टेप में भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो ये था इक्वेशन नंबर 13। अब जो ये कांस्टेंट टर्म था, क्योंकि हमने बोला कि ये जो तीनों कंपोनेंट्स को हमें, इसीलिए हमने तीनों फंक्शंस के साथ डिवाइड इसलिए करा था ताकि हमें दोनों कंपोनेंट्स थे, जो x कंपोनेंट है वो हमें इंडिपेंडेंटली मिल जाए। तो इस तरह से हमने b जो वैल्यू है इस तरह से चूज करी कि हमारे पास x कंपोनेंट तो 0 आ ही जाए। b की वैल्यू हमने इस तरह से चूज करी, तो x कंपोनेंट अगर 0 है, ये कंपोनेंट 0 है, तो इसका मतलब बाकी जो टर्म बचा इक्वेशन नंबर 13 में, y कंपोनेंट बच गया, z कंपोनेंट बच गया, वो इक्वल टू 0 है। ये दोनों अभी क्या है, ये अगर x कंपोनेंट को हम सेपरेटली लिख सकते हैं तो y एंड z कंपोनेंट को भी तो लिख सकते हैं। लिख दिया, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 14th 16th 17th तीनों में x y z कंपोनेंट को हमने डिफर करके, अलग अलग करके लिख दिया है। अब इस इक्वेशन को हम दोबारा से x इक्वेशन जो थी, जो इक्वेशन नंबर 14 है, अब इन तीनों इक्वेशन को हम में से हम पहले x का रिजल्ट हम सॉल्व कर लेंगे, फिर y एंड z के लिए लिखेंगे। अब इस इक्वेशन में आप देखिए, इस इक्वेशन को अच्छे से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप इसी को यूज करके लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने जो करली फंक्शन था उसको रिप्लेस करा विद डी फंक्शन। क्यों? क्योंकि उसमें जो एफ फंक्शन था उसमें जो एक्सप्रेशन था वो वी एक्स के लिए था। द एफ इन द अबव एक्सप्रेशन एज अ फंक्शन ऑफ वी एक्स, इसीलिए हमने करली जो था पार्शियल डिफरेंशिएशन को कंप्लीट डिफरेंशिएशन में चेंज कर दिया। तो देखिए यहाँ पे करली की बजाय हम डी लिख रहे हैं, बाकी सारी टर्म सेम है। यहाँ पे जो 2b वाली जो टर्म थी उसको राइट हैंड साइड लिखा है बस, बाकी जो टर्म है उसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है। उस इक्वेशन को दोबारा से लिखा है इस तरह से कि जो ये कॉन्स्टेंट टर्म है वो जो ये टर्म है dvx की टर्म वो राइट हैंड साइड लिख दे। क्यों लिख दे? क्योंकि हमें उसका आगे क्या करना पड़ेगा, ये तो था एक छोटे सी वॉल्यूम के लिए, छोटा सा जो वॉल्यूम होगा, लेकिन अगर हमें कंप्लीट वॉल्यूम चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम उसका इंटेग्रेशन करेंगे। इसीलिए हम इस इक्वेशन को इसीलिए अलग लिखा था ताकि हम इसका इंटेग्रेशन अच्छे से कर पाए। कैसे करेंगे, यहाँ पे ये तो लॉग आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन ऊपर पड़ा है, नीचे जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में पड़ा है, तो उसका फॉर्मूला तो आपको पता ही है, लॉग ऑफ दिस फंक्शन। अब यहाँ पे क्या करोगे, vx है, vx के विद रिस्पेक्ट ही तो कर रहे हैं, तो vx का क्या आ जाएगा, vx के अपॉन 2, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अनदर कांस्टेंट टर्म, ये कांस्टेंट टर्म क्या है, जो हमें इंटेग्रेशन करने के बाद जो हम मैथमेटिक्स में c लिखते हैं, यहाँ पे जो लॉग टर्म होते हैं वहां पे हम लॉग, नेचुरल लॉग ऑफ c लिख देते हैं, या c की बजाय हमने a लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो a कॉम्पोनेंट वो एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन इट इज, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने इस फंक्शन को सॉल्व करा ताकि हमें ये वैल्यू मिल जाए। हमें ये वैल्यू इंडिपेंडेंट चाहिए एफ है, जो यहाँ पे नेचुरल लॉग है, जो इस नेचुरल लॉग को अगर हम दूसरी तरफ देखें तो वो क्या बन जाता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन जाएगा। इट इज वेरी अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसीलिए हमने नेचुरल लॉग को एक्सपोनेंशियल फंक्शन में लिखा। कैसे लिखा, ये जो टर्म है इसके बाद ये तो कांस्टेंट है, अब यहाँ पे अगर दोनों साइड नेचुरल लॉग यहाँ लगा दें, ठीक है, तो यहाँ भी नेचुरल लॉग, यहाँ भी नेचुरल लॉग, ये टर्म में कोई नेचुरल लॉग नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम इनको एक्सपोनेंशियल फंक्शन में लिखेंगे। ई लॉग वो तो 1 होता है इसीलिए फंक्शन एज इट इज, ई फंक्शन मतलब कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखेंगे, क्या आ जाएगा, ई माइनस बी वी एक्स स्क्वायर।
इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखोगे, ये तो क्या आ जाएगा, इसका भी कांस्टेंट खत्म, ई लॉग खत्म हो जाएगा और ए आ जाएगा, इसीलिए ये टर्म जो होगी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये आपको पता है कि कैसे आता है, मैंने ऐसे ही दोबारा से बता दिया जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है। तो इसमें जो ए और बी है ये अननोन कॉन्स्टेंट्स हैं, इसकी वैल्यू भी हम एक अलग से टॉपिक करेंगे डेरिवेशन, जिसमें इन वैल्यूज को हम फाइंड करेंगे। लेकिन जैसे जैसे मैक्सवेल ने डेरिवेशन दी थी वैसे वैसे हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। और उसके बाद देखिए ये तो था सिर्फ एक्स एक्सिस के लिए, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना था, हमने बोला था शुरू में ही, जहां पे हमने प्रोबेबिलिटी बताया था कि वहां पे हम फंक्शन वेलोसिटी फंक्शन फाइंड करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस, फिर वाई एक्सिस, फिर जेड एक्सिस, फिर हम उनको कंबाइन कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने ये जो फंक्शन था इस वैल्यू को किस वैल्यू में लिखेंगे, यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 2 थी, क्योंकि हमने बोला था कि हमें इसको फाइंड करना है। देखिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी डाला है, हमें इसको फाइंड करना है, फिर वाई एक्सिस के अलोंग, फिर जेड एक्सिस के अलोंग, फिर कंबाइन करेंगे। तो यहाँ पे इस वैल्यू में हम ये फाइंड करेंगे वी एक्स की वैल्यू, जो अभी हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाली निकाली। उसको पुट करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 14। आप पुट करके देखिए आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। हमने ई वैल्यू को ई एक्स पी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ लिखा, ऐसे ही वाई एक्सिस के साथ, ऐसे ही जेड एक्सिस के साथ। जैसे ही हमने फंक्शन फाइंड कर लिया एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग, जेड एक्सिस के अलोंग, हमने बोला था कि उसको अब कंबाइन करेंगे और यहाँ पे इक्वेशन नंबर 6 में फाइंड पुट कर देंगे। अब इक्वेशन नंबर 6 कौन सी है, आप दोबारा से अपनी कॉपी में देखिए और आपको इक्वेशन नंबर 6 मिल जाएगी। देखिए ये है इक्वेशन नंबर 6। इस इक्वेशन में वी एक्स, वी वाई, वी जेड पुट करेंगे, ठीक है। आपके पास ये पूरी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो होंगे वो आपके पास आ जाएंगे। यहाँ पे जो वी एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कॉमन था, तो वहां पे हमने लिख दिया था वी एक्स स्क्वायर, वी वाई स्क्वायर, वी जेड स्क्वायर, ये हमने ऐसे कॉमन निकाला है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तब हमारे पास ये फंक्शन आ जाएगा। अब ये भी आपको पता है कि इसकी वैल्यू क्या होती है, वी स्क्वायर, इसको रिप्लेस कर दिया विद वी स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में अब हमें फाइंड क्या करना था, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या था, जस्ट इस इक्वेशन में आप ये जो एन टर्म है लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे डिवाइड में, तो ये आपके पास जो रिजल्ट आता है दिस इज एक्चुअली नोन एज द मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ये तो रिजल्ट है, हमने क्या क्या फाइंड करा, कैसे कैसे फाइंड करा। सबसे पहले तो हमने क्या करा था, इसमें हमने एजम्पशन ली कि हमारे पास एक क्यूब है, हमने रेंज फिक्स कर दी वी प्लस डी, वी से लेकर वी प्लस डी वी, ठीक है। उसका वैल्यू क्या कैसे निकाला, तीनों एक्सिस में लिखा। उसके बाद हमने उसको फंक्शन के अलोंग लिखा अकॉर्डिंग टू द अजम्पशन बाय मैक्सवेल। उसके बाद हमने प्रोबेबिलिटी की एक वैल्यू फिक्स कर दी, ये थी सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग। उसके बाद हमने तीनों एक्सिस के लिए कैसे लिखा, ये इक्वेशन, ये थी तीनों इक्वेशन। यहाँ पे हम ये तीनों वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेंगी। इन तीनों वैल्यूज के लिए जो फाइंड करेंगे वो सभी आगे स्टेप्स हैं। उसके लिए देखिए हमने पहले डेंसिटी, फिर उसको बताया कि ये तो डेंसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए क्योंकि आइसोट्रोपिक फंक्शन है, तो कांस्टेंट थी तो हमने अनदर कांस्टेंट, तो यहाँ पे हमने 0 लिख दिया। v की वैल्यू हमें पता है ये फॉर्मूला, और यहाँ पे हमने 0 लिख दिया क्योंकि कांस्टेंट जो टर्म जो थी इसलिए हमने उसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 ही आएगा। अब इसको हमने तीनों टर्म्स में लिखा, कर्ली की फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद हमें सिर्फ एक्स फंक्शन ही चाहिए था, तो वाई टर्म जेड टर्म को तो हमें एलिमिनेट करना पड़ा। एलिमिनेट कैसे करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ा, तीनों फंक्शन के साथ हमें डिवाइड करना पड़ा, कर दिया। उसके बाद जो हमारे पास रिजल्ट आया, हमारे पास ये रिजल्ट आया, एक ये रिजल्ट, एक ये। अब इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट था, इसलिए हमने यहाँ पे लगाया लेग्रांजिस मेथड। लेग्रांजिस मेथड में क्या करा था, इसको किसी कंपोनेंट के साथ कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करा, फिर जो इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 11 उसमें ऐड कर देंगे, ये इक्वेशन आई एज इट इज आएगी, कुछ में इसमें कोई हेर फेर नहीं है, डायरेक्ट इजीली आपको मिल जाएगी। उसके बाद इन तीनों में हमने क्या करा, एक्स कॉम्पोनेंट, वाई कॉम्पोनेंट, जेड कॉम्पोनेंट को इंडिपेंडेंटली लिखा, ठीक है। बस कर्ली को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा डी के साथ, ठीक है। उसके बाद हमने को डिफ्रेंशिएशन किया, डिफ्रेंशिएशन करने के बाद उसका हमने इंटेग्रेशन किया। इंटेग्रेशन करने के बाद हमने उसको सॉल्व करा, ये सॉल्व करने के बाद रिजल्ट आ गया। ऐसे वी का फाइंड करें, वी वाई एक्सिस के अलोंग, फिर जेड एक्सिस के अलोंग, फिर हमें क्या करना था, इन तीनों वैल्यूज को कहाँ पुट करना था, इस फंक्शन में, तीनों में पुट कर दिया, ठीक है। जो रिजल्ट आया वो आ गया हमारे पास वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखोगे तो आपको बहुत टफ लगेगा, स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ साथ आप जब वीडियो देख रहे होगे तो आप स्टेप बाय स्टेप जैसे फाइंड करोगे ना, तो
आप एक स्टेप करने के बाद वीडियो को पॉज करिए, फिर खुद के साथ, खुद के बिहाफ पे लिखिए, फिर मेरे जो लिखी हुई इक्वेशन है उसके साथ मैच कीजिए, तो आपको बहुत इजी लगेगी ये डेरिवेशन। ठीक है, ये एक डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर मॉलिक्यूलर स्पीड। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अभी मॉलिक्यूलर स्पीड के लिए फाइंड करनी थी, उसके लिए भी हम assumption के साथ ही स्टार्ट करेंगे। कंसीडर कीजिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वही सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिसकी रेंज v से लेकर v प्लस dv है। ठीक है, अब कंसीडर अ स्फेरिकल शेल। अब हमें मॉलिक्यूलर स्पीड अगर फाइंड करनी है तो उसके लिए कुछ शेप चाहिए होगी। सबसे इजी मेथड जो फाइंड करने के लिए है वो स्फेरिकल शेल में है। अगर हम शेप डिसाइड कर लें कि अगर स्फेरिकल शेल है, उसकी हेल्प से हमें इजीली ये वैल्यू मिल जाएगी, इसलिए हमने कंसीडर करा स्फेरिकल शेल जिसका रेडियस होगा v। अब v है तो उसका थिकनेस है dv, थिकनेस है dv, तो ये कंपोनेंट जो है ये इसका रेंज कितना होगा v से लेकर v प्लस dv। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम ऑफ शेल इन वेलोसिटी स्पेस, वॉल्यूम क्या होता है 4πr² dr। ठीक है, अब 4πr² dr है, वहां पे हमें r जो है वो क्या लिया v, तो हम r की जगह लिखेंगे v, 4πv² dv। अब इसको लिखेंगे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में, r थीटा फाई की फॉर्म में लिखते हैं। r थीटा फाई की फॉर्म में तीनों एक्सिस में क्या लिखेंगे, v² साइन थीटा, साइनोसॉइडल फंक्शन साइन थीटा। r के बजाय हम v ले रहे हैं तो हमने v लिखा, थीटा एंड फाई तीनों लिखे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनको रिप्लेस करेंगे किसके साथ, प्रोबेबिलिटी फंक्शन के साथ। अब बात आती है इनकी वैल्यूज की, एंगल्स की। जो थीटा वेरी करेगा वो करेगा 0 से लेकर पाई तक। क्यों, क्योंकि थीटा है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, एक्स एक्सिस यहां से लेकर यहां तक है पाई एंगल। ठीक है, अब जो फाई होगा, फाई क्या होगा, पूरा यहां तक। ठीक है, 0 से लेकर 2 पाई तीनों एक्सिस में। तो यहां पे हमने क्या लिखा, dnv इंटेग्रेशन करेंगे। फाई का लिखा लिमिट 0 से लेकर 2 पाई, थीटा का लिखा 0 से लेकर पाई। बाकी जो वैल्यू ये कहां से आई, जो हमने अभी साइन डी थीटा डी फाई लिखा, वहां पे हमने एन वैल्यू जो अभी लास्ट में हमने जो निकाली थी डेरिवेशन में, वही हमने यहाँ पे पुट करी है, उसी का हम आगे निकालेंगे ना, तो इसलिए हमने ये रिजल्ट यूज करा। अब कुछ नहीं करना, इसका जो आप क्या करेंगे, सबसे पहले थीटा के विद रिस्पेक्ट इंटेग्रेशन कर दीजिए। ठीक है, कैसे करेंगे, साइन थीटा है, बाकी सारी वैल्यू तो कांस्टेंट है, इसलिए हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख दी। बाकी जो टर्म है इंटेग्रेशन के अंदर आएगी, साइन थीटा का क्या होगा, माइनस कॉस थीटा, इंटेग्रेशन माइनस कॉस थीटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिख दीजिए, कॉस पाई माइनस कॉस 0। ठीक है, माइनस की बजाय यहाँ पे प्लस आ जाएगा क्योंकि बाहर माइनस था। ठीक है, कॉस पाई क्या होता है, कॉस पाई -1, माइनस बाहर है, कॉस 0 यहाँ पे आ गया 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा रिजल्ट 1 + 1 2, 2 × 2 4 आ गया, 4 बाहर लिख दिया, पाई एज इट इज, बाकी ये टर्म एज इट इज लिख दी, डीवी का डीवी लिख दिया। ठीक है, अब फाई फंक्शन क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे फाई का कोई फंक्शन ही नहीं था, इसलिए हम नहीं लिखेंगे। ओके, तो उसके बाद ये जो आ गया हमारे पास रिजल्ट, ये आ गया हमारे पास, यहाँ पे अगर एन टर्म के साथ, अब डीवी के टर्म के साथ, इस टर्म के साथ अगर डिवाइड कर देंगे, वो रेशियो हमें देगा मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड। ये तो था डेरिवेशन के अराउंड। अब इस डेरिवेशन के बेसिस पे अगर ग्राफ ड्रॉ करें, ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम वेलोसिटी फंक्शन के विद रिस्पेक्ट एंड वॉल्यूम के विद डीवी के विद रिस्पेक्ट। यहाँ पे जो शेप है, शेप आप देख सकते हैं, ये जो शेप है बिल्कुल एग्जैक्ट शेप नहीं होती है, इरेगुलर शेप आपको मिलेगी अगर आप एक्चुअल ग्राफ देखोगे, जैसे कि यहाँ पे इरेगुलरिटी दिखाई गई है। अब यहाँ पे जितनी वैल्यू कम है, वैल्यू v की वैल्यू यहाँ पे कम है, ये जो फंक्शन है f फंक्शन ऑफ v, इट हैज वेरी लोएस्ट वैल्यू, तो यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल वैल्यू होगी वो डोमिनेट करेगी, मतलब कि डिक्रीज है इसका, यहाँ पे फॉल है। जैसे जैसे v वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे उसका
जो फंक्शन का वैल्यू वो इंक्रीज कर रहा है। और यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू आएगी जहां पे आपको ये जो शेडेड रीजन है यहाँ पे आपको मिलेगा मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, जहां पे उस रेंज में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। जो रेंज हमने फिक्स करी थी वी से लेकर V+dV, उस रेंज में आपको मिल जाएगा ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितनी प्रोबेबिलिटी है ये आपको यहाँ से रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, और आपको एक बात याद और रखिए कि यहाँ पे जो V की वैल्यू है, देखिए जब V वैल्यू बहुत कम है, जब V वैल्यू बहुत ज्यादा है, उस टाइम ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन, ये जो आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिलेगा उसका आप देखिए वैल्यू लोअर ही है। ठीक है, पढ़ लेते हैं पॉइंट्स में क्या लिखेंगे। द शेप ऑफ कर्व इज डिटर्मिन्ड बाय इंक्रीज इन क्वाड्रेटिक फंक्शन एंड डिकेइंग एक्सपोनेंशियली फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ v। अभी हमने लिखा था स्मॉल वैल्यू ऑफ v, ये जो फंक्शन होगा ये डोमिनेट कर रहा है, मतलब कि यहाँ पे फॉल है, एंड उसके बाद जो कर्व है वो राइज कर रही है। बियॉन्ड द वैल्यू ऑफ v द एक्सपोनेंशियल टर्म बिगिंस टू डोमिनेट एंड लिमिट मैक्सिमम लिमिट होती जाएगी, और ऐसी फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी जिस पॉइंट पे इट शोज इन्वर्जन एंड डिकेज एक्सपोनेंशियली। ऐसी वैल्यू के बाद अब जो एक्सपोनेंशियली वो डिके होना शुरू हो गया। इफ इट इज कंसिडर्ड दैट अ स्ट्रिप ऑफ विड्थ dv, ये जो स्ट्रिप आपको दिखाई गई है, इट्स एरिया गिव्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद स्पीड, कौन सी रेंज, v से लेकर V+dV के बीच में जो रेंज है उसमें आपको ये जो स्ट्रिप है डार्क शेडेड वो आपको बताएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स थे। एरिया अंडर द कर्व इट गिव्स द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द गैस। इस पूरे एरिया में जो जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे गैस के लिए जिसको हमने फिल करा हुआ था वो सारे हैं, लेकिन उसमें जो हमने डिसाइड करी थी, जो रेंज डिसाइड करी थी, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये है। इसका मतलब हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं रैंडमली जो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं उनमें से अगर किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का फाइंड करना हो तो हम एक रेंज फिक्स कर सकते हैं कि जो रेंज है V से लेकर, जैसे हमने अभी करा, V से लेकर V+dV के बीच में जो रेंज है उसमें जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे फाइंड करेंगे, ये रहे वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ग्राफिकली फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब ये था कि ग्राफिकली हम कैसे फाइंड कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मैक्सवेल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी था। बुक में देखोगे तो आपको बहुत टफ लगेगा कि कहाँ से ये पॉइंट्स आ गए, वो बहुत उसमें थ्योरेटिकली बहुत ज़्यादा दिया गया है। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सिर्फ डेरिवेशन के बारे में समझाया है, जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे, जो लाइन इंपॉर्टेंट थी लिखने के लिए वही लिखी है। बुक में से आपको बहुत कम्पैक्ट जितना हो सकता था वो करके दिया है, जिससे आपको ये इजीली समझ आ जाएगा। फिर भी अगर किसी भी स्टेप में आपको डाउट है कि ये स्टेप में ये वैल्यू कहाँ से आ गई तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम नेक्स्ट वीडियो में या फिर वहीं आपको डाउट क्लियर करके देंगे। और इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल है, डेरिवेशन कैसे सॉल्व करी, अगर उसमें आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है, इजी लगता है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि हम आगे भी वीडियोस उतनी ही मेहनत से और उससे भी ज़्यादा मेहनत से बनाते रहें। और कीप वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू।